Hello, dear students, how are you? I hope you are well with your family. तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है ठोसों के अंदर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष पढ़ा है, ठीक है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंदर अपन ने देखा है कि धातु की अधिकता या धातु की न्यूनता किस किस तरीके से पॉसिबल है। आज अपन इसका जो तीसरा पार्ट है अशुद्धता दोष, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सीधा सा है, नाम से आपको दिख रहा है वैसे तो अशुद्धता दोष मतलब अभी तक आपने जितने भी टाइप के या जितने भी प्रकार के दोष पढ़े हैं उनमें क्या हो रहा था, या तो कोई अवयवीकरण या आयन वगैरह जालक से बाहर निकल रहे थे या जालक में इधर उधर विस्थापित हो रहे थे। कुछ समय सिंगल रेनाइन बाहर निकल रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह वापस जालक में स्थान ग्रहण कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जो ठोस का संगठन है जिससे वो बना हुआ है उसके अंदर उपस्थिति उन्हीं की रहती है, मतलब उनकी शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उनके अंदर प्रेजेंट अवयवीकरण जो है वो वैसे के वैसे थे, मतलब दोष होने के बाद भी पदार्थ की शुद्धता बनी हुई थी। लेकिन यहां इस दोष में क्या होने वाला है, इस दोष में पदार्थ की जो शुद्धता है वो नष्ट हो जाएगी। मतलब अगर पदार्थ कोई ए और बी से मिलकर बना हुआ है तो इसके अंदर कोई अन्य नया पदार्थ एंट्री कर लेगा, मतलब इसका संगठन जो वो बदल जाएगा, पदार्थ आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, अशुद्धता दोष नाम दिया गया है। तो इसे अपन नॉर्मली इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड का जब क्रिस्टलीकरण स्ट्रांसियम क्लोराइड की उपस्थिति में किया जाता है तो उस समय एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड का जो जालक होगा उसका स्ट्रक्चरली फॉर्मूला अगर मैं अपन बात करें तो इस तरीके से उनका संगठन अपने को मिलता है। क्लोराइड, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। इस तरीके से इसका एक आदर्श क्रिस्टल आपको प्राप्त होता है। अब बच्चों, इस आदर्श क्रिस्टल के अंदर से अगर मैं ऋणायन और धनायन को बाहर निकालता हूं तो उस समय तो अपने पास शॉर्टकी दोष बन रहा है। धनायन को अगर मैं विस्थापित कर रहा हूं तो फ्रैंकल दोष बन रहा है। लेकिन जब इसका क्रिस्टलीकरण स्ट्रांसियम क्लोराइड की उपस्थिति में किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि स्ट्रांसियम आयन जो है, यहां देखिए बेटा इसकी वैलेंस आपको दिख रही है 2+ है, तो ये स्ट्रांसियम आयन क्या करेगा, जालक से सोडियम आयन को विस्थापित कर देता है, मतलब उसे यहां से बाहर निकाल देता है। तो ये यहां भी देखिए बेटा सिंपल सी बात है कि अगर एक स्ट्रांसियम आयन यहां एंट्री करता है, सोडियम का विस्थापन करता है, तो प्रत्येक स्ट्रांसियम आयन जो है वो कितने सोडियम आयन का विस्थापन कर देगा, यहां से 2 का। समझ रहे हो ना, 2 का 2 कर देगा, क्योंकि स्ट्रांसियम की संयोजकता या आवेश जो है वो कितना है, 2+ है, मतलब ये 2 क्लोराइड के साथ ऐड होगा, 2 क्लोराइड के साथ जुड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 क्लोराइड के साथ जुड़ने के लिए इसे कितने सोडियम रिलीज करने होंगे, कितने सोडियम को बाहर निकालना होगा, 2 को बाहर निकालना होगा। अब देखिए बच्चों, जब 2 सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो यहां 2 होल्स बनने चाहिए, 2 धनायनित रिक्तियां बननी चाहिए, लेकिन एक की जगह तो स्ट्रांसियम खुद आ जाएगा और एक की जगह यहां रिक्ति बन जाएगी, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, यहां धनायन की जगह बनी है तो
धनायनिक रिक्ति। ठीक है, तो यहां देखिए, ये तो मैंने बात की एक स्ट्रांसियम आयन के प्रवेश करने की। अगर एक की बजाय दो करेंगे तो 4 सोडियम आयन बाहर जाएंगे, 2 की जगह 2 स्ट्रांसियम रहेंगे, 2 धनायनिक रिक्ति बनेगी। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितने स्ट्रांसियम आयन जालक में प्रवेश करेंगे उतनी ही धनायनिक रिक्तियां बनेंगी। यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैं इस बात पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूं, आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर बच्चों NaCl का क्रिस्टलीकरण सोडियम या स्ट्रांसियम क्लोराइड की बजाय पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाया जाता, तो जो प्रतिस्थापन का काम था वो कौन करता? पोटेशियम करता। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था और सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था सिमिलर है, बराबर है। तो इसका मतलब जितने पोटेशियम आयन आते उतने ही सोडियम बाहर निकलते, यहां कोई धनायनिक रिक्ति नहीं बनती। अगर बाय द वे मैं यहां Al3+ डालूं तो प्रत्येक Al3+ कितने आयन को बाहर निकालेगा? यहां से 3 सोडियम को निकालेगा, एक की जगह खुद रहेगा और 2 धनायनिक रिक्ति बनेगी। मतलब ये आवेश जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रखता है यहाँ। लेकिन अपने यहाँ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो और जो एग्जाम्पल अपने सिलेबस में वो यही NaCl और स्ट्रांसियम क्लोराइड का है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि बाय द वे कभी ऐसी स्थिति बने आपके तो आप उसका आवेश जरूर ध्यान रखना कि अगर त्रिसंयोजी जालक में प्रवेश करेगा तो वहां पहले से प्रेजेंट एकल संयोजी के कितने आयन रिलीज करेगा? 3 को बाहर निकालेगा, एक की जगह खुद रहेगा, 2 धनायनिक रिक्तियां बनेगी। तो इस कंडीशन में स्ट्रांसियम क्लोराइड वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां बच्चों स्ट्रांसियम आयनों की संख्या और धनायनिक रिक्तियों की संख्या दोनों ही क्या होंगी? बराबर। आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपसे इस टाइप से पूछा जा रहा है कि इसकी कुछ मात्रा दे दें कि इतने मोल प्रतिशत स्ट्रांसियम क्लोराइड प्रवेश कर रहा है तो धनायनिक रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे? स्ट्रांसियम आयनों की संख्या निकाल लोगे और जितनी स्ट्रांसियम आयनों की संख्या होगी उतनी ही धनायनिक रिक्तियां बनेगी। तो ये तो देखिए बच्चों, इसमें अशुद्धता दोष आपके सामने ये हुआ है इस तरीके से। अब अपन बात करते हैं इसकी टोटल थ्योरी की, कैसे इसको तैयार करेंगे। देखिए अपने यहाँ जो केमिस्ट्री के अंदर टोटल टाइप क्वेश्चन जो है मोस्टली वो 6 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनका अपन टाइम पे जिक्र करते रहेंगे। तो जैसे रिएक्शन टाइप क्वेश्चन हो गया, थ्योरी का कोई क्वेश्चन हो गया, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, कोई स्ट्रक्चर से लेकर क्वेश्चन हो गया, कोई फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से। तो यहां देखिए उन सब चीजों को मैं आपके लिए बिल्कुल आसान कर देने वाला हूं। थोड़ा सा आप ईमानदारी से मेहनत करके आप क्लास को ध्यान से देखिए। ऑफलाइन क्लासेस जब आप होंगी तो उस समय आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यहां थ्योरी टाइप जो क्वेश्चन है उनके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है, प्रत्येक बड़े भाग को छोटे छोटे पॉइंटों में तोड़कर उनको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहां भी देखिए इस टोटल प्रोसेस का अपन कुछ शॉर्ट तरीके बना लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट अपन यहां बना सकते हैं, या पहले तो आप इसकी परिभाषा दे दोगे अशुद्धता दोष की, है ना। तो अशुद्धता दोष में एक्चुअली बेटा हो क्या रहा है, जो भी जालक है उसके अंदर पहले से प्रेजेंट जो अवयवी कण है, अवयवी कण का मतलब परमाणु अणु या आयन जो भी होगा, तो पहले से प्रेजेंट अवयवी कण जो है उनके स्थान पर कोई नया अवयवी कण प्रवेश करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पदार्थ की शुद्धता नष्ट हो रही है, विकृत हो रही है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, पदार्थों में अशुद्धता दोष कहते हैं। तो ये तो देखिए इसका मेन कॉन्सेप्ट हो गया कि कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो क्या हुआ है कि पदार्थ जिसका भी बना हुआ है उन अवयवी कणों के स्थान पर कोई नया अवयवी कण एंट्री करेगा, नया अवयवी कण प्रवेश करेगा, और उस नए प्रकार के अवयवी कण के आने से पदार्थ की जो शुद्धता है वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, और इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। अब देखिए इनको अपन एक सीक्वेंस में अगर व्यवस्थित करके लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, पदार्थ हो गया आपके पास ही,
तो पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों, आगे आप कोष्टक में डाल सकते हो परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों के स्थान पर कोई अन्य अवयवी कण, आगे वापस कोष्टक में डाल सकते हो परमाणु, अणु या आयन, तो कोई अन्य अवयवी कण स्थान ग्रहण करता है जिसके कारण पदार्थ की शुद्धता नष्ट हो जाती है और इसे ठोसों में अशुद्धता दोष कहते हैं। क्लियर है परिभाषा? तो अब बच्चों वापस आप बना के देख लेना, मैं एक बार वापस बोल देता हूं। पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों के स्थान पर जब कोई अन्य अवयवी कण स्थान ग्रहण करता है तो पदार्थ की शुद्धता नष्ट हो जाती है और इससे ठोसों में अशुद्धता दोष कहते हैं। फिर जैसे करके अपने एग्जाम्पल डाल देंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण जब स्ट्रांशियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाया जाता है, यह आपका पहला पॉइंट बना है। क्या किया अपन ने? NaCl का क्रिस्टलीकरण किया, किसकी उपस्थिति में किया? स्ट्रांशियम क्लोराइड की उपस्थिति में किया है। तो ये चीज अपनी पहला पॉइंट हो गया कि अपन ने किया गया। ठीक है, दूसरा आपने जो किया उसकी वजह से हुआ क्या, वो लिख देंगे। तो बच्चों हुआ क्या है? स्ट्रांशियम ने एंट्री की और सोडियम को बाहर निकाला। ये तो हुआ, प्रत्येक स्ट्रांशियम आयन 2 सोडियम आयन को बाहर निकालता है। ये काम होने से क्या हुआ है कि एक सोडियम आयन के स्थान पर तो स्ट्रांशियम आयन खुद आ गया है और दूसरे की जगह क्या बन गई है? धनायनिक रिक्ति बन गई है। या तीसरे पॉइंट में मेंशन कर लेना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, धनायनिक रिक्ति बनने के साथ यहां से एक टाइप क्वेश्चन और भी है आपका, अपन आगे पढ़ेंगे। N और P प्रकार के अर्धचालक, इनका मैं यहां जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस कारण। तो वहां क्या था बच्चों कि N प्रकार का जो अर्धचालक होता है, जब ये पढ़ाएंगे उस समय आपको विस्तार से बताएंगे। यहां अपन थोड़ा सा शॉर्टली मैं बता देता हूं आपको कि N प्रकार का जो अर्धचालक है इसमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के कारण माना जाता है और इसे नेगेटिव अर्धचालक यानी N प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और जो P टाइप का अर्धचालक बनाया गया है उसमें क्या होता है? धनायनिक रिक्ति बनती है और उस धनायनिक रिक्ति में इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से वहां विद्युत का चालन होता है और उसे पॉजिटिव अर्धचालक यानी धनायनिक रिक्ति अर्धचालक कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जिस पदार्थ में या जिस अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत का चालन हुआ वो N टाइप का अर्धचालक और जिसमें धनायनिक रिक्ति के कारण विद्युत का चालन हुआ वो P टाइप का अर्धचालक। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, जब धनायनिक रिक्तियां बनेंगी तो वहां इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट होंगे और उनमें विद्युत चालन या विद्युत गतिशीलता बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि इस दोष की वजह से जो अर्धचालक बन रहा है वो किस टाइप का अर्धचालक बन रहा है? P प्रकार का अर्धचालक बन रहा है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपके अभ्यास प्रश्नों में दिया होगा कि कॉपर ऑक्साइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो वो जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तब आपको वापस समझा दूंगा। तो आप यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि धनायनिक रिक्ति की वजह से जो अर्धचालक बना है वो कौन सा अर्धचालक कहलाता है? पॉजिटिव यानी P प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। तो अपन यहाँ बता देंगे कि यहाँ धनायनिक रिक्ति के कारण इसका विद्युत चालन होता है, इसलिए इस प्रकार के जो अर्धचालक बनते हैं उनको P प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। ये चीज आप चौथे पॉइंट में डाल सकते हो। बाकी यहाँ इस दोष में इसका कोई महत्व नहीं है विशेष करके, लेकिन ये क्वेश्चन से रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ इस चीज को डाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो टोटल अपनी थ्योरी के कितने भाग बन चुके हैं? 4 पार्ट आपके पास आ चुके। पहला जो किया वो लिख देना, दूसरा जो हुआ वो लिख देना, हुआ वो उसको अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है और चौथे पॉइंट में अपन ये अर्धचालक वाली बात क्लियर कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब अपन एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली लाइन आपके पास क्या बनेगी, जो किया वो। तो क्या किया बच्चों अपन ने, जैसे NaCl का क्रिस्टलीकरण जब स्ट्रांसियम क्लोराइड की उपस्थिति में किया जाता है तो स्ट्रांसियम आयन, अब देखो बच्चों सेकंड पॉइंट चल रहा है ना, क्या हुआ वो बताएंगे अपन। तो स्ट्रांसियम आयन जालक में प्रवेश करता है और जालक से सोडियम आयनों को विस्थापित करता है। प्रत्येक स्ट्रांसियम आयन जालक से कितने, दो, प्रत्येक स्ट्रांसियम आयन जालक से 2 सोडियम आयनों को विस्थापित करता है एक के स्थान पर। तीसरा पॉइंट बताएंगे, ठीक है ना, दैनानिक रिक्तियों वाला जिक्र करेंगे। तो एक के स्थान पर स्वयं उपस्थित रहता है तथा दूसरे सोडियम आयन के स्थान पर दैनानिक रिक्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार जालक में प्रवेश किए गए स्ट्रांसियम आयनों की संख्या और दैनानिक रिक्तियों की संख्या बराबर होती है, समान होती है। इस दोष के कारण या जालक में बनी दैनानिक रिक्ति के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता बढ़ती है और इस प्रकार के जो अर्धचालक बनते हैं उनको पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। फिर आप इसका एक स्ट्रक्चर बता दोगे और ये फॉर्मूला कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप ये चारों पॉइंट बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हो, समझ चुके हो। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना और कोई डाउट या समस्या रहती है तो आप जरूर पूछिए उसके बारे में। तो ये बच्चों आपके ठोसों में जो दोष हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा ठोसों में विद्युत चालकता। ठोस पदार्थों में विद्युत का चालन किस प्रकार होता है या विद्युत चालकता के बेस पर पदार्थ किस किस प्रकार के हैं, मतलब उनका वर्गीकरण वगैरह, ये सब चीजें अपन आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। ठोसों में विद्युत चालकता, तो देखिए बच्चों विद्युत चालकता तो आप समझ ही रहे हो कि ठोस पदार्थों में विद्युत का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है, ठोसों में विद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता के बेस पर जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था तो इसकी कुल 27 कोटियां बनाई गई, ठीक है। 27 कोटियों के अंदर 10 की पावर -20 प्रति ओम प्रति मीटर से 10 की पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर, तो यानी टोटल जो है कितनी कोटियों में डिवाइड किया, इसे 20 और 7 27 के अंदर डिवाइड किया। तो इस बेस पर पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, चालक, कुचालक या अचालक और अर्धचालक, ठीक है। तो बच्चों चालक पदार्थ जो है इनके अंदर जो विद्युत चालकता प्रास है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर रखी गई है। कुचालक जो है इनके अंदर विद्युत चालकता जो है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 प्रति ओम प्रति मीटर रखी गई है। और जो अर्धचालक हैं
इनके अंदर जो विद्युत चालक का प्रास है वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर रखी गई। यहां देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट है। कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि जब आप फिजिक्स के अंदर यही विद्युत चालक का प्रास देखोगे तो वहां के मान जो है यहां वाले मानों की अपेक्षा थोड़े से अलग है। तो कंफ्यूजन पॉइंट तो है। तो इस पर मैंने क्या काफी देखा इधर उधर से काफी जगह से कि वास्तविकता में सही कौन सा और गलत कौन सा है। तो फिजिक्स के लिए जब भी देखा गया तो उनके वहां जो मान थे वो दिए गए और केमिस्ट्री के अंदर अपने को यही मान मिले। तो एट लास्ट क्या है, क्योंकि इन चीजों को अपन प्रूफ कर नहीं सकते, इसलिए कारण जो अपने सिलेबस बुक के अंदर जो मान दिए गए हैं अपने को उन्हीं को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस वजह से अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने मान क्या है ये तो आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको यही याद रखने होंगे, करने होंगे। और फिजिक्स में आपके थोड़े बहुत इनसे अलग चलते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पॉइंट जरूर है। अभी जो चालक का प्रयास अपने को इसी को स्वीकार करना है और इसी के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ काम करना है। ठीक है ना बच्चों। तो ये देखिए आपको अब इसके बेसिस पर आप इनकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हो। कोई आपको विशेष कार्य यहाँ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको चालक का प्रास क्लियर कर देंगे। जो चालक पदार्थ हैं इनको अपन वापस दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को आप प्राथमिक चालक और एक को द्वितीयक चालक। इनको बेटा आयनिक चालक भी कहते हैं और जो प्राथमिक चालक है इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। इनको अपन विस्तार से जो इलेक्ट्रिसिटी यानी अपना जो तीसरा चैप्टर आएगा उसके अंदर अपन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां तो अपन केवल इनकी डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों चालक पदार्थों की क्या परिभाषा बना सकते हो कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर की प्रास में होता है उन्हें चालक कहा जाता है। चालक पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राथमिक चालक और द्वितीयक चालक। प्राथमिक चालक इनके अंदर विद्युत का चालन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। इस वजह से ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होते हैं। और द्वितीयक चालक के अंदर जो विद्युत का चालन करते हैं वो कौन करते हैं, आयन करते हैं। तो बेटा ये आयन ठोस में आप पढ़ चुके हो। तो आयन करते हैं इसका मतलब ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे। ठीक है। दूसरी परिभाषा बना सकते हो कुचालक या अचालक पदार्थों की। तो यहां सिर्फ आपको ये रेंज बता देनी है। तो आप इसकी क्या परिभाषा बना सकते हो कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 प्रति ओम प्रति मीटर की प्रास में होता है उन्हें विद्युत के कुचालक या अचालक पदार्थ कहा जाता है। या आप इसमें ये भी कह सकते हो कि इनमें विद्युत का नगण्य चालन होता है जो मतलब गणना योग्य नहीं है, इसीलिए इनको कुचालक कहा जा रहा है। ठीक है ना। अर्धचालक के लिए क्या परिभाषा बना देंगे, वापस वही रेंज लिखनी है आपको तो कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर प्रास में होता है उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। फिर इनके बीच एक चालकता बैंड बनाकर अपन इसका विद्युत चालन कैसे होता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे अभी अपन। तो देखिए बच्चों परिभाषा तो आप बिल्कुल इजीली बना लोगे इनकी, है ना। परिभाषा बनाने के बाद अब क्या है, यहां अपनी बुक में टॉपिक डाल रखा है कि विद्युत चालन जो हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, क्यों होता है विद्युत चालन, क्या होता है उसके अंदर। तो उसकी क्रिया विधि से रिलेटेड एक टॉपिक अपने पास है। तो यहां देखिए परिभाषाओं के अंदर तो मोस्टली सिर्फ आपके पास ये जो रेंज है बस यही मैन है। इसको आपने याद किया तो बस परिभाषा में आप बिल्कुल इजीली इनकी लिख पा रहे हो, आराम से लिख सकते हो। तो इसी के अंदर अपना एक छोटा सा टॉपिक डाला हुआ है ठोसों में
विद्युत चालकता की क्रिया विधि की कैसे होता है। तो याद है कि कुछ अलग अलग मेथड या सिद्धांत है, लेकिन अपने सिलेबस अकॉर्डिंग जो सिद्धांत दिया गया है उसे अगर अपन फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ में अपन जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण यानी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। उनके परमाणुीय कक्षक जो है ये चालकता बैंड सिद्धांत कहलाता है। और इस चालकता बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि पदार्थों में उपस्थित परमाणुीय कक्षक जो होते हैं ये आपस में अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। मतलब बच्चों पदार्थ के परमाणुीय कक्षक आपस में क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन, और क्या बना रहे हैं, आणविक कक्षक। 11th में आपने पढ़ा है कि जब परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो समान ऊर्जा वाले, समान संख्या में समान ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनमें एक कक्षक की एनर्जी ज्यादा और एक कक्षक की एनर्जी कम होती है। तो यहां देखिए बच्चों कि कम ऊर्जा वाला जो कक्षक होगा उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसे अपन क्या नाम देते हैं, पूरित कक्षक कहते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और जो अधिक ऊर्जा वाला आणविक कक्षक होगा वो रिक्त होगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। और अबव नियम अकॉर्डिंग अपन n+l रूल अकॉर्डिंग अपन ने इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करते हैं, जहां जिस कक्षक की एनर्जी कम हो। तो इसलिए अपने बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे, कम ऊर्जा वाले में। और ये क्या हो जाएगा, इनका ऊर्जा गैप हो जाएगा। ठीक है, इसी रिक्त कक्षक को अपन यहां चालकता कक्षक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चालकता बैंड, इसको संयुक्त रूप से अपन यहां क्या बोल रहे हैं, चालकता बैंड बोल रहे हैं। तो यहां थोड़ा सा आप गौर करना, चालकता बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पदार्थ के परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक चालकता बैंड का निर्माण करते हैं या आणविक कक्षक बनाते हैं जो संयुक्त होकर एक चालकता बैंड का निर्माण करते हैं। इस चालकता बैंड में कम ऊर्जा वाले कक्षक को पूरित कक्षक और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक को रिक्त कक्षक या चालकता कक्षक कहा जाता है। तो ये तो हुआ काम का मतलब बनने का तरीका। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे इस पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में लिया जाता है या रखा जाता है तो उसी समय पूरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन चालकता कक्षक में प्रवेश करते हैं। और ये बच्चों इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लो, दिमाग में अच्छे से व्यवस्थित कर लो कि इलेक्ट्रॉन जब भी चला उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि आवेशों के प्रवाह की दर को ही अपन विद्युत धारा कहते हैं। तो मतलब जहां भी आपको ये डिसाइड करना हो कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वहां आपको किसे डिसाइड करना होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह डिसाइड करना होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन चले मतलब विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो गया। तो ये जैसे पूरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षक में एंट्री करते जाएंगे, प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे पदार्थ के अंदर विद्युत चालन स्टार्ट हो जाएगा। तो वापस गौर करना इस बात को थोड़ा सा। सबसे पहले आप क्या चीज बता दोगे कि चालकता बैंड सिद्धांत के अंदर क्या हुआ था, और दूसरी चीज में आप बता दोगे कि इसे विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर क्या हुआ है। पॉइंट के अंदर थोड़ी सी थोड़ी बड़ी है तो आप इजीली इसे सोल्व कर लेना। कैसे लिख देंगे अपन, देखिए पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि पदार्थ के परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं जो संयुक्त होकर एक चालकता बैंड बनाते हैं। इस चालकता बैंड में कम ऊर्जा वाले कक्षक को, कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक को पूरित कक्षक कहते हैं तथा अधिक ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक को चालकता कक्षक कहते हैं। जब, अब दूसरा पॉइंट, जब पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
तो पूरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन चालकता कक्षक में प्रवेश करते हैं और पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से चालकता बैंड सिद्धांत के अनुसार पदार्थों के अंदर विद्युत का चालन होता है। इसी चालकता बैंड के बेस पर अपन चालक, कुचालक और अर्धचालकों में डिफरेंस कर सकते हैं। चालकों के अंदर क्या होगा, इनके बीच का जो ऊर्जा गैप है वो बहुत ही कम होगा, कुचालकों में बहुत ज्यादा होगा और अर्धचालकों में चालकों की अपेक्षा ज्यादा और कुचालकों की अपेक्षा ये ऊर्जा डिफरेंस जो है, ऊर्जा अंतर जो है वो कम होगा। ठीक है, तो बच्चों ठोस पदार्थों के अंदर या विद्युत चालन जो है, विद्युत चालकता जो है, यहाँ पर दो चीजें पढ़ी है। विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों के तीन भाग, चालक, अर्धचालक और कुचालक। और ठोसों में विद्युत चालकता की क्रिया विधि में चालकता बैंड सिद्धांत। तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करना। कहीं कोई समस्या लग रही है तो आप मेरे को बताना, मैं इसको वापस से आपको समझा दूंगा। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई समस्या है तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।